जैसा कि मेरा परिचय अभी सर ने बताया, मैं बिलपाक गांव में रहता हूं और प्राकृतिक कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता हूं। मेरे अपने कुछ अनुभव हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जितना मैंने अध्ययन किया है। मेरा ये मत है कि हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए, प्रकृति ही ईश्वर है और प्रकृति से जुड़े बिना हम कुछ कर पाएंगे जिसको हम विकास कह रहे हैं। अंततः बाद में जाकर ये पता चलता है कि हम जो कर रहे थे वो गलत था। तो इसके लिए प्रकृति के साथ संवाद करना, पक्षियों के साथ संवाद करना, मधुमक्खी के साथ संवाद करना, कृषि में पेड़ पौधों के साथ संवाद करना, नदी के साथ संवाद करना, इस तरह की कुछ चीजों का मैं अभ्यास करता हूँ। जितनी मेरी अपनी समझ है वो ये कहती है कि संपूर्ण प्रकृति में जो कुछ भी है वो या तो आपको वरदान देना चाहता है या आपको अभिशाप देना चाहता है या वो फिर न्यूट्रल है। ये डिपेंड करता है हमारे व्यवहार के ऊपर कि हम प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हमें प्रकृति से पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, तो हमें उसके प्रति व्यवहार, एक मनुष्य, संवेदनशील मनुष्य होने के नाते एक अच्छे तरीके से व्यवहार करना होगा। और यदि हम उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, यानी हम उसे लात मारते हैं या अपशब्द कहते हैं या अच्छा भाव व्यक्त नहीं करते हैं, तो हमें शाप देगी। और हम कुछ नहीं करते तो प्रकृति न्यूट्रल है। इस चीज को हमें समझना होगा। देखिए, ब्रह्मांड की किसी भी इकाई को समझने के लिए हमारे यहाँ कहा गया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ पिंड में है वही ब्रह्मांड में। और अगर आपने अपने आप को समझ लिया तो आप इस विश्व को भी समझ सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को समझिए। आज का जो विषय था पंचभूत आधारित कृषि। तो जब हम कृषि करते हैं तो उनमें पंच महाभूतों को संभालते हैं कृषि करते समय, जिसको हम ऋषि कृषि कहें या आध्यात्मिक कृषि कहें, ऐसे पंच महाभूतों को हम संभालते हैं। संभालने का मतलब ये है कि इन पंच महाभूतों का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का हमको पालन करना होता है। जैसे इन पंच महाभूतों में हम आकाश को पिता कहते हैं, पृथ्वी को माता कहते हैं, वायु को भाई कहते हैं, अग्नि को बहन कहते हैं और जल को हमने अपना निकट का संबंधी माना। ऐसा भारतीय संस्कृति के अंदर ऐसा संबंध हम इन पंच महाभूतों के साथ बनाते हैं। अब जहां तक मानव अस्तित्व का सवाल है, तो हम ये माने कि सत्य क्या है। एक अनुमानित सत्य होता है और एक उद्घाटित सत्य होता है। अनुमानित सत्य का मतलब ये हो गया कि यहाँ से दूर कहीं मैं देख रहा हूँ धुआं निकल रहा है, तो मैं ये अनुमान लगाऊंगा कि ये धुआं टायर जलने का भी हो सकता है या फसल की नरवाई जलाने का हो सकता है या और किसी चीज का हो सकता है। लेकिन उद्घाटित सत्य ये है कि मैं अगर करीब गया और मुझे पता चला ये जो धुआं निकला है ये नरवाई का है, मैंने आंखों से देख लिया, ये उद्घाटित सत्य है। तो ये पंच महाभूत जो है, जिनको हम ईश्वर का प्रतिनिधि कहते हैं या जिनसे शरीर ये संपूर्ण ब्रह्मांड बना है, ये उद्घाटित सत्य के अंतर्गत आते हैं। तो इनके साथ व्यवहार करते समय एक तरह की सावधानी रखना होती है। इनसे व्यवहार करते समय अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो इनका संतुलन बिगड़ जाता है। ये हमारे शरीर में भी बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारा शरीर भी इन पंच महाभूतों से बना है और यही हमें प्रकृति में ध्यान रखना है। सबसे पहला तत्व हम बात करेंगे आकाश तत्व के ऊपर, कि आकाश तत्व के साथ कृषि में क्या संबंध है और हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम आकाश तत्व को कैसे संभालते हैं। देखिए, आकाश शब्द का जो गुण होता है वह है ध्वनि। शब्द शब्द ब्रह्म है, इसलिए कहते हैं कि अनावश्यक कुछ तो भी नहीं बोलना चाहिए, वही बोलना चाहिए जो आवश्यक है। शब्द ब्रह्म है और वो प्रकृति में ब्रह्मांड में चला जाता है, उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ तो होगा। तो अपने मन को भी अनावश्यक बातों और कचरों से मुक्त करना। आकाश का गुण होता है रिक्तता, उसका स्वभाव होता है खालीपन, अवकाश। तो ये आदमी को लगातार काम करते समय करते करते कुछ खालीपन चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ आकाश तत्व का, कि कुछ समय पहले एक वीडियो है, मैं अगर ग्रुप पे गोविंद जी कहेंगे तो डाल भी दूंगा। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक टेबल के ऊपर क्रिस्टल फॉर्म में कुछ पाउडर बिखेर दिया, व्हाइट पाउडर, और फिर उन्होंने एक शब्द ध्वनि पैदा करी, एक नाद पैदा किया किसी वाद्य यंत्र से, और वो सारे जो क्रिस्टल है वो एक विशेष प्रकार की ज्यामिति रचना के अंदर वो पाउडर फॉर्म में
आ गए। उन्होंने अलग अलग प्रकार के आवाज ध्वनि पैदा करी, साउंड वाइब्रेशन पैदा किया, और वो अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल, वो पाउडर अपने आप एक ज्योमेट्रिकल उसमें जमते गए। इसका मतलब ये है कि मैं इस प्रकृति में कैसे व्यवहार करता हूँ, कैसे बोलता हूँ, या मैं ओम का कैसे उच्चारण करता हूँ, या मैं भारतीय संस्कृति में जो महामंत्र माने गए उनका कैसे उच्चारण करता हूँ, मैं उसका अधिकृत वक्ता हूँ या नहीं हूँ, मन वो भी एक योग्यता होती है। इन सब चीजों का बहुत असर पड़ता है। तो आकाश तत्व को संभालना है। जैसे आपने कभी सचिन तेंदुलकर को देखा होगा, वो क्रिकेट खेलते हैं, तो जब भी वो सिक्स लगाएंगे तो हमेशा आकाश तरफ ऐसे करके देखते हैं, और वो एक थैंक्स कहते हैं उस आकाश तत्व को, धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति के अंदर इन पंच महाभूतों को नहीं पढ़ाया जाता, इन तत्वों को नहीं पढ़ाया जाता। हमें, हमारे बच्चे सुबह से स्कूल जाते तो दिन भर उनका एक किताबी ज्ञान होता है, वो कनेक्ट नहीं हो पाते इस नीले आकाश के साथ। ऐसे ही बरसात के अंदर हम कृषि में देखें तो हम 4 माह कृषि को खाली छोड़ते हैं, उसको फिर से उपजाऊ क्षमता प्राप्त करने के लिए। और रासायनिक कृषि में मिट्टी में पाई जाने वाली, मिट्टी के रोम जो होते हैं उनके बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं, वो सछिद्रता हम उसको बोलते हैं, वह समाप्त हो जाती है केमिकल खेती के अंदर, और मिट्टी एक सीमेंट जैसी कठोर हो जाती है। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको मैं, कि आप थाली के अंदर जो भोजन करने की थाली होती है उसमें मिट्टी का एक बड़ा सा 1-1.5 किलो का ढेला रखिए और उसको पानी से भर दीजिए। आप देखेंगे पानी भूमि के नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, और विद इन 20 मिनट 25 मिनट के अंदर मिट्टी का पूरा ढेला गीला हो जाएगा। हम जो वृक्ष या पौधे लगाते हैं तो हमारी आदत होती है हम पानी ऊपर से डालते हैं, जबकि मिट्टी का स्वभाव है वो पानी नीचे से खींचती है। ये जंगल, इतने बड़े बड़े जो जंगल लगाए गए हैं, ये जंगल के अंदर पानी डालने हम नहीं गए थे, ये किसी मनुष्य ने जंगल नहीं लगाए हैं, ये जंगल ईश्वर ने लगाए हैं। और ये सारे पेड़ पौधे मिट्टी की गहराई से भी पानी खींच लेते हैं। जब आप पेड़, कोई पौधा भी लगाते तो आप देखिए कि पौधा तो 3 फीट का हो गया, लेकिन उसके नीचे जो जड़ है, वो जड़ जो है वो प्लास्टिक की थैली से यू टर्न करके ऊपर आई, और वो उसमें ब्लॉकेज हो गया। अब वो पौधा आपको हरा भरा ग्रीन दिख रहा है, जब आप उसको कहीं जमीन में रोपित कर देते हैं, लगा देते हैं, तो सबसे पहले उसकी नीचे की जो जड़ है जो मुड़ी हुई है यू टर्न में, उसको हमने कैंची से काट देना चाहिए, तब वो उसकी मूसला जड़ जो है वो सीधी जमीन के अंदर जाती है और वो पानी खींच के नीचे से लाएगी। अन्यथा क्या होगा, बहुत समय लगेगा, वो जब वो अपने आप नैसर्गिक प्राकृतिक तरीके से वो जड़ गलेगी, फिर नई फूटने के बाद सीधी जाएगी, तब तक आपको 2-3 वर्ष लगातार उस पेड़ को पानी देना पड़ेगा। इस तरह के कुछ अनुभव ध्यान में आए हैं। अब आगे आते हैं, जीवन के अंदर वही कमिटमेंट करना चाहिए जो हम पूरा कर सकते हैं, नहीं तो आकाश तत्व खराब होता है। आकाश तत्व के बाद मैं आता हूं वायु तत्व के ऊपर। वायु तत्व को कैसे साधना, शरीर के अंदर साधने के लिए आप देखिए, सुबह उठकर हम प्राणायाम करते हैं, हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, हम अच्छे अच्छे पार्क में घूमने जाते हैं, ताकि अच्छी बढ़िया वायु हमारे शरीर को मिले, और इस तरीके से हम वायु तत्व को छाटते हैं। ऐसे ही सोने का भी एक तरीका होता है, डॉक्टर्स बताते हैं, और हमारे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में भी ये बताया जाता है कि रात को सोते समय हमारा कौन सा स्वर चलना चाहिए, सुबह दिन के समय हमारा कौन सा स्वर चलना चाहिए। स्वर भी वैसे हर 1.5 घंटे में बदलते रहते हैं। तो रात को सोते समय हमें दाहिनी करवट, बाई करवट सोने के लिए बोला जाता है। तो उस समय सांसों का एक रिदम होता है। इस नेचर के अंदर, इस प्रकृति के अंदर एक हार्मोनी है, केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री हमारी बॉडी के केमिस्ट्री के साथ मैच करना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं। अगर वो डिस्टर्ब है तो हम बीमार होने लगते हैं, प्रकृति बीमार होने लगती है। हमारी जो वायु तत्व को वश में करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी जब चले तब कोई काम नहीं करना चाहिए, ध्यान योग करना चाहिए। जब ईड़ा नाड़ी चले तब हमें कोई अध्ययन करना चाहिए, हम यात्रा पे निकल रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, तब उस वह नाड़ी जब चले, जो चंद्र नाड़ी होते हैं, जो ठंडी नाड़ी होती है, तब काम करना चाहिए। ये वायु तत्व के प्रभाव है। वैसे ही पिंगला नाड़ी, जब हम कोई भारी भरकम काम करते हैं, भोजन करते हैं, या और कुछ बड़ा जिसमें श्रम ज्यादा लगता है, ऐसा काम करते हैं, तो हमारी पिंगला नाड़ी चलना चाहिए। इस तरीके से ये वायु तत्व का भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है।
हमारे शरीर में 6% वायु है, इससे भी कम केवल 1% सांसों में है। बाकी 5% वायु हमारे शरीर में अलग अलग भागों में अलग अलग कामों के लिए मौजूद है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को पहाड़ों में ले जाए, पार्क में ले जाए, नदी किनारे ले जाए, नदी में उन्हें तैरना सिखाए। शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट निश्चित रहता है और ये तापमान में बदलाव होते ही रोग की संभावना बढ़ने लगती है। भारत में जैसे एक उदाहरण मानिए कि भारत के अंदर जिसे हम योग कहते हैं, अमेरिका में उसे योगा कहा जाता है। प्राणायाम सिखाने की का जो ट्रेनिंग कोर्स होता है वो अमेरिका में 1.82 थाउजेंड का है और योग का बाजार दुनिया में 1,15,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। कुल मिला के ये है कि हमें वायु तत्व के साथ एक केमिस्ट्री विकसित करनी है, उसको साधना है तो उसको समझना है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, ये एक तरह की बात है। अब जैसे आप घर के बगीचे के अंदर में कृषि करता हूँ, आप कभी मेरे यहाँ बिलपांक आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप बगीचे में कुछ इस तरह के पौधे भी लगा सकते हैं जिनसे आप हवाओं में मेडिसिन पैदा कर लें। वायु तत्व को आपके शरीर पे और आपके परिवेश में कैसे असर करेगा, इसके लिए वहां का वातावरण कैसा होगा ये आप निर्धारित कर सकते हैं। जैसे एक नरगिश करके प्लांट आता है जिसको स्पाइडर प्लांट बोलते हैं। यह फार्मेल्डिहाइड और बेंजीन रसायन को आपके एटमॉस्फेयर से दूर कर देता है। ऐसे एरेका पाम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कई प्रकार की जहरीले गैसों को दूर करके ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है एरिका पाम। जैसे तुलसी है, अगर आपके एटमॉस्फेयर में तुलसी है तो 24 घंटे में 20 घंटे वो ऑक्सीजन देती है और 4 घंटे वो ओजोन गैस का उत्सर्जन करती है। तो एक तरीके से वो भी आपके परिवेश के अंदर आपकी वायु को शुद्ध करती है। ऐसे ही चमेली की जो बेल है वो 2 प्रकार की होती है, सफेद रंग के पुष्प आते हैं। चमेली के पुष्पों की खुशबू से ऐसा कहते हैं कि दिमाग की सारी गर्मी दूर हट जाती है। ऐसे मनी प्लांट होते हैं, वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटा करके ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाते हैं। पारिजात वृक्ष देखिए आप, जो सिर्फ रात में ही खिलता है। ऐसा कहते हैं कि इस वृक्ष को आप छू लीजिए, छूने से आपकी थकान मिट जाएगी। वैसे उसकी पत्तियों का साइटिका की बीमारी में उपयोग भी करते हैं। हमारे यहाँ भी एक व्यक्ति ने उसको 15 दिन तक उसकी पत्तियों का जूस बना के लिया था, तो उसको ये घुटने के दर्द में जहां वो 50,000 रुपए खर्च कर चुका था, उसको बहुत आराम हुआ। इस तरीके से हमें वायु तत्व को शुद्ध करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसके संपर्क में रहना चाहिए। कैसे हमारा परिवेश ठीक होगा, इस बारे में भी हमने सोचना चाहिए। कृषि के अंदर भी हम यही करते हैं कि जब हम फसलों का रोपण करते हैं तो रबी के अंदर हम फसल कैसे लगाएंगे और खरीफ के अंदर हम कैसे फसल लगाएंगे, इसका हमारा एक क्राइटेरिया है। उसमें मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वायु तत्व का खेतों में संचरण करने से हमारी फसलें बहुत अच्छी होती है। अब इसके बाद में आता हूं जल तत्व के ऊपर। तो पानी इस प्रकृति का सबसे संवेदनशील घटक है। मुझे लगता है इस ब्रह्मांड के अंदर पानी से ज्यादा संवेदनशील कुछ भी नहीं है। आप देखिए इसको पानी जल तत्व को समझाने के लिए मैं एमोटो मोशरो की थ्योरी के बारे में बताऊंगा, जो एक जापानी साइंटिस्ट है। अगर आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा हो, उन्होंने पानी के मॉलिक्यूल्स को एक स्लाइड के ऊपर लिया और लेने के बाद पानी से बातचीत शुरू करी, संवाद शुरू करा। तो उन्होंने पानी से अलग दुनिया की अलग अलग भाषाओं में बातचीत करी। उन्होंने पानी के मॉलिक्यूल को कहा इंग्लिश में इडिएट। तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है, उसका जो क्रिस्टल है, उसको 2 बार इडिएट बोलने पर वह लाल हो गया और अंततः ज्यादा क्रोध करने पर उसकी आणविक संरचना के अंदर एक विस्फोट हो गया। फिर उनने पानी के मॉलिक्यूल्स को कहा आई लव यू, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो पानी के मॉलिक्यूल्स को जब लार्जअप करके स्क्रीन के ऊपर देखा, तो उसने जो एक डायमंड जैसी रचना बनाई, एक चमकती हुई रचना बनाई और इतनी सुंदर क्रिस्टल बनाया। उसका उसका पिक्चर भी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके इस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। वो सारे पिक्चर्स मेरे पास हैं इमोटो मिश्रो के, जो उन्होंने पानी पे अध्ययन किया। जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ों पे अध्ययन किया था, वैसे ही पानी पे अध्ययन इमोटो मिश्रो ने किया। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में बातचीत करी और उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि पानी को बुरा लगता है, पानी के साथ ठीक से व्यवहार करना चाहिए।
मुझे लगता है प्राचीन भारत के अंदर अगर पानी के, हमारे घरों में पानी के लोटे को अगर पैर भी लग जाता था तो घर वाले डांट देते थे, कहते थे पानी के साथ ठीक से व्यवहार करो, ये पानी को पैर लग गया है, पानी नहीं पीना। दक्षिण भारत के अंदर एक परंपरा है कि वो पीने का पानी जब जहाँ रखते हैं उसके ऊपर सुबह जो है वो फूल चढ़ाते हैं, एक फूल रखेंगे मटके के ऊपर। हमारे इधर उत्तर भारत में ऐसा नहीं किया जाता, हम केवल सम्मान करते हैं। उसके पीछे शायद और हर किसी के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी हमारे यहाँ कहते थे। इसको आप कास्टिज्म से मत जोड़िएगा, जाति से। हर किसी के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, इसका मतलब ये था कि वो व्यक्ति जो आपको पानी दे रहा है, जिन हाथों से पानी होकर गुजर रहा है, वो हाथ पॉजिटिविटी से भरे हैं, नेगेटिविटी से भरे हैं, वो किस तरह के विचारों से भरे हुए हैं। वो विचार, पानी इतना संवेदनशील है कि वो जिसके संपर्क में आता है उसके गुण ग्रहण कर लेता है। वो पॉजिटिव आदमी के संपर्क में आएगा तो पॉजिटिविटी ले लेगा, और नेगेटिव आदमी के संपर्क में आएगा नेगेटिविटी ले लेगा, और वो प्रभाव आपके ऊपर होता है। इमोटो ये कहता है कि 1 सेकंड आप पानी को ग्लास में लीजिए और 1 सेकंड तक उस पानी को देखिए, 1 सेकंड में उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, विद इन 1 सेकंड उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो जब पानी पी रहे हैं तो गुस्से में पिएंगे तो वो आपके शरीर के लिए जहर का काम करेगा। अगर आप उसको मुस्कुरा के 1 सेकंड मुस्कुरा के कर ले रहे हैं तो आपके लिए अमृत का काम करेगा। ये इमोटो मोशो की एक थ्योरी कहती है। जब से मैंने ये थ्योरी पढ़ी तब से मुझे अगर आधा ग्लास पानी पीना है तो मैं आधा ही भरूंगा, मुझे पूरा भरने की जरूरत नहीं। मैं ठंड के दिनों में अपने यहाँ घरों में मेहमान आते हैं तो मैं उनको आधा आधा ग्लास ही भर के देता हूँ। कई बार वो कहते भी आधा ही भरा, मैंने कहा नहीं आप पियेंगे तो और दे देंगे। वैसे इसका जल सर नहाते समय भी मैं पहले पानी बहुत ज्यादा मिसयूज करता था, लेकिन जब से इमोटो को पढ़ा है मेरे को पता है कि मुझे 1 बाल्टी पानी लेना है, मैंने शावर बंद कर दिया, उतने ही पानी से मैं नहाता हूँ और कम से कम साबुन का प्रयोग करता हूँ ताकि पानी प्रदूषित न हो। क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया है कि पानी को बुरा लगता है, और पानी को अगर मैं बर्बाद करूंगा तो वो मेरे लिए एक तरह की नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा। तो मैं नेचर के साथ कैसे कनेक्ट हूंगा? नेचर में पानी आपसे बात कर रहा है, वृक्ष आपसे बात कर रहे हैं, मधुमक्खी आपसे बात कर रहे हैं, सारे पक्षी आपसे बातचीत करना चाहते हैं, सारी प्रकृति आपके साथ बातचीत करना चाहती है। आप उसकी भाषा को डिकोड कर पाए, ये आपको सीखना है नेचर के साथ, कि कैसे हम उनके साथ जुड़े, कैसे हम उनके साथ बातचीत करें। अब ऐसे ही देखिए, मैं नर्मदा नदी पे मैंने 2010 से लगाकर 14 तक केंद्रीय मंत्री अनिल माधव जी दवे, जो पर्यावरण मंत्री रहे हैं, उनके साथ काम किया। तो हम लोग क्या करते थे कि अमरकंटक से भरूच तक कई घाटों के ऊपर वाटर टेस्टिंग करते थे, पानी टेस्ट करते थे, और यहाँ इस घाट का पानी पीने लायक है या नहीं है, उसमें उसका ओडी बीओडी उसका सीओडी क्या है, वो वहां घाट के ऊपर एक स्लाइड बोर्ड के ऊपर लिख देते थे। उसके टेस्टिंग किट्स होते थे। तो जैसे नर्मदा, आप भेड़ाघाट जबलपुर जाएंगे तो आप भेड़ाघाट में इससे पहले की जो जल की धारा है वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरे, उसके ऊपर आप पानी पीजिए और गिरने के बाद पानी पीजिए, उसकी प्रॉपर्टी में पूरा पूरा 100% बदलाव आ जाएगा। गिरने के बाद पानी जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण, बहुत ऊंचाई से गिरने के कारण, कई उसके आणविक संरचना में एक विस्फोट होता है, वो कई टुकड़ों में टूटने के बाद सुहाना हो जाता है। इस तरीके से अभी विदेशों में ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, इसराइल में हो, दक्षिण भारत में भी प्रयोग हुए कि उन्होंने वाटर इम्प्लोडिंग मशीन बना ली खेती के लिए। ऐसी मशीन है जो पानी की संरचना में, जैसे जो झरने में जो काम हो रहा है वही वो मशीनों से काम कर रहे हैं। तो जिस पेड़ को हम 10 लीटर पानी देते हैं उसको 1 लीटर देना पड़ रहा है। सुहावना पानी पीजिए, मीठा पानी कीजिए, वो 1 लीटर है। अभी हम तालाबों से जो सिंचाई कर रहे हैं अपने गांव के आसपास, ये बहुत भारी पानी है, इसका पीएच भी 17-18 होता है, इसको पौधा पचा भी नहीं पाता और फसलों में वैसा कलर और क्वालिटी भी नहीं बन पाती। तो पानी के बहुत प्रभाव है। हमारे यहाँ तो कई लोग पानी को, आपने देखा होगा, अभिमंत्रित भी करते थे किसी बीमारियों के अंदर। मुझे लगता है इसमें अंधविश्वास की बजाय विज्ञान था, हमने विज्ञान नहीं समझा और हमने उसे एक भारतीय संस्कृति को पिछड़ा हुआ मानकर उसके साथ व्यवहार करने के तरीके बदल दिए और हम पश्चिमी संस्कृति के ऊपर चले गए। यहाँ कहीं ना कहीं हमसे भूल हुई है, हमने फिर से जल को समझना चाहिए। ये एक देवता है जो सिर्फ देना जानता है। अब जल तत्व के बाद अगर मैं बात करूंगा तो फिर आता है अग्नि तत्व। भाई साहब, आप देखिए कि जिस व्यक्ति का अग्नि तत्व कमजोर होता है, जिसकी नाभि कमजोर होती है, वो ज्यादा भोजन भी नहीं पचा पाता है। और आप कहते हैं कि नहीं मैं ज्यादा भोजन नहीं कर पाता हूँ, मेरी पाचन क्रिया मंद है, उसका कारण ये होता है कि उनका अग्नि तत्व उनके शरीर के अंदर कम हो गया। तो उसको संभालने के लिए क्या करते हैं? अग्नि तत्व बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह की क्रियाएं करते हैं, योग करते हैं, या फिर हम सुबह सूर्योदय के सामने अग्नि के सामने बैठते हैं। जब सूर्य 30 डिग्री पे रहे तब
हमने सूरज को देखना चाहिए। बच्चों ने सिखाना चाहिए कि रविवार के दिन जब सूर्योदय हो और जब वो 30 डिग्री यानी 9 बजे के पहले-पहले हमने उसके साथ उसको देखना चाहिए लगातार। उससे हमारे शरीर के अंदर कई तरह की चीज़ों की प्रतिपूर्ति अपने आप स्वतः हो जाती है। आपने देखा होगा बचपन में कुछ स्कूलों में छोटे थे तो बच्चे बीड़ी पीते छुप-छुप कर। अब वो बच्चे उनको ऐसा नहीं है कि वो बीड़ी अच्छी लग रही है, धुआँ लग रहा है, बहुत छोटे बच्चे, वो बीड़ी पीने का उद्देश्य ये रहता है कि उनके अंदर वो समझ नहीं पाते हैं, उनके अंदर अग्नि तत्व की कमी है, वो अग्नि तत्व की प्रतिपूर्ति करने के लिए वो बीड़ी का धुआं वो लेते हैं, ताकि कहीं न कहीं उनको सुकून देता है। लेकिन जिसके अंदर अग्नि तत्व की पूर्ति है, वो तो बीड़ी पिएगा ही नहीं, उसको तो अच्छी ही नहीं लगेगी, वो हाथ लगाते ही फेंक देगा। तो कहीं न कहीं ये जो अग्नि तत्व है, इसको हमने सँभालना चाहिए। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि पहले घरों में नज़र भी उतारी जाती थी। तो वो उसका कारण यही था कि हमारा जो आभा मंडल है, हमारा जो ऑरा है, उस ऑरा को शुद्ध करना, उस ऑरा के अंदर कोई नेगेटिविटी आ गई, ये बच्चा रात को आकस्मिक तरीके से सपने के कारण या अंधेरे में जाने के कारण डर गया, तो इसका ऑरा खराब हो गया। उस ऑरा को ठीक करने के लिए उसको अग्नि के संपर्क में लाया जाता था, अग्नि की परिक्रमाएँ भी की जाती थी। इस तरीके से अग्नि तत्व को हम सँभाल सकते हैं। अब अग्नि तत्व के बाद हम आते हैं तो सूर्य पृथ्वी तत्व। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर सारे ही गुण होते हैं। आकाश के भी गुण हैं, वायु तत्व के भी गुण हैं, जल तत्व के भी गुण हैं और पृथ्वी के भी सम गुण हैं। सारे तत्वों को जो संभाले उसको हम पृथ्वी तत्व कहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ देखिए कि प्राचीन भारत के अंदर हम नदियों में, तालाबों में स्नान करने जाते थे। उसका उद्देश्य ये था कि नदी में अगर बालू है तो हम बालू को अपने शरीर से रगड़ लेते थे। अगर किनारे मिट्टी है तो हम नदी बहुत वैज्ञानिक तरीका था कि हम मिट्टी को पूरा लेप करके अच्छी छनी हुई मिट्टी, अब तो कृत्रिम तरीके से हम मिट्टी को छानते हैं और उसमें कंकड़ पत्थर अलग कला के सिर में डालते हैं, बालों को धोते हैं और कुछ-कुछ लोग मिट्टी चिकित्सा के अंदर नहाते हैं। उसका उद्देश्य यही था कि हमको मिट्टी के संपर्क में आना और मिट्टी के संपर्क में रहना। अब इसी को अगर मैं कृषि के संबंध में जोड़ूँ, तो कृषि के अंदर अत्याधुनिक रसायनों का, पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स का इतना ज़्यादा अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है कि मिट्टी इतनी ज़हरीली हो गई, इतनी ज़हरीली हो गई कि उसमें कहते हैं एक मुट्ठी भर मिट्टी के अंदर इस धरती पे जितनी मनुष्य की आबादी है उससे ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, जो मिट्टी के अंदर जैसे ये जो थ्योरी आई है कि मिट्टी के अंदर पोषक तत्व नहीं है तो हमने बाहर से डालना चाहिए, ये लोग झूठ बोलते हैं। मिट्टी अन्नपूर्णा है, उसके अंदर सारे ही तत्व हैं, किसी तत्व की कमी नहीं है। सब तत्व अपने आप बनते रहते हैं, मिट्टी के अंदर बहुत सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं। ये बात सही है कि वह कई बार पौधा उन तत्वों को सीधे-सीधे खा नहीं पाता क्योंकि वह इस फॉर्म में नहीं हो पाते हैं कि वो पौधा उन तत्वों को ग्रहण कर पाए। तो मिट्टी के अंदर हम जीवामृत या गोबर या इस तरह की चीजें डालते हैं, कार्बन प्रतिशत भी बढ़ाते हैं सूखे पत्ते और ये डाल करके, ताकि वो सूक्ष्म बैक्टीरिया फिर से आए। तो इस दिशा के अंदर मिट्टी को शुद्ध करने का अनुभव यानी माँ को, आप माँ को पोषित करिए, बच्चे को पोषित नहीं करना। आप माँ अगर स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ होगा। मतलब आपको मिट्टी को पोषित करना है, धरती माता को पोषित करना है। आप क्या कर रहे हो, पूरा आधुनिक विज्ञान कहता है कि पत्ता देखकर देखो इसमें ये बीमारी है, ये दवाई डालो, ये बीमारी है तो ऐसा करिए, वैसा करिए। तो हम पत्ते देख करके बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं। इवन अगर आपका खेत स्वस्थ है, मिट्टी स्वस्थ है तो आपने कुछ नहीं करना। मेरा पिछले 5-6 सालों का अनुभव है। पहले मैं गोबर, गौमूत्र आधारित कृषि करता था, लेकिन अभी पिछले 1-2 वर्षों से मैंने देखा, इस बार मेरे अमरूद के बगीचे के अंदर मैंने गोबर खाद भी नहीं डाली, कुछ नहीं डाला। मुझे प्रयोग करना था कि प्रकृति अपने आप कैसे काम करती है। जब आपने ज़हर डालना बंद कर दिया, मेरा सीताफल का बगीचा है, मैंने उसमें भी केमिकल नहीं डाला, ज़हर डालना ही बंद कर दिया, तो उस मिट्टी में वो सारे सूक्ष्म बैक्टीरिया अपने आप आते हैं, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप आते हैं। शर्त एक है कि आप मिट्टी के अंदर ज़हर डालना बंद कर दीजिए। तो मेरी जो अमरूद है वो भी ऑर्गेनिक थे, मेरा सीताफल भी ऑर्गेनिक था और इतने अमरूद आए कि डगालें टूट गई कई पेड़ों की और भरपूर उत्पादन आया। तो ये एक बहुत ज़्यादा घबराहट है खेती के अंदर कि मेरी फसल खराब हो जाएगी, मेरा उत्पादन नहीं आया तो मैं क्या करूँगा? मुझे लगता है ये भी एक जल्दबाज़ी है। प्रकृति को बगैर समझे, बगैर अध्ययन किए हम केवल इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उसमें उसमें आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी हमें सोचना चाहिए। हमें धीरे-धीरे गोबर और गौमूत्र से उसको एक प्राकृतिक, नैसर्गिक
प्रक्रिया में उस खेत को, उस मिट्टी को लाना चाहिए। इसलिए मिट्टी पे काम करिए, मिट्टी से जुड़ना चाहिए। देखिए, कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। देशी परंपराओं के ऊपर आज प्रकृति पे पंच महाभूतों पे बात कर रहे हैं, पांचों महाभूतों से जुड़ने की। हमारे यहाँ हम हल्दी वाला दूध पीते हैं, जिसे यूरोपियन कंट्री में टर्मरिक लाटे कहा जाता है। तो हमारे यहाँ हल्दी वाले दूध पे लोग हंसते हैं, बोले ये देशी चीज है, जो पुराने लोग हैं वो तो पीते ही हैं, पर बच्चे आजकल हंसते हैं। लेकिन आपको शायद ये याद होगा कि दुनिया में कॉफी के बाद हल्दी वाला दूध यूरोपियन कंट्री में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। और इटालियन भाषा में वो बेसिकली टर्मरिक लाटे बोलते हैं। इटालियन भाषा में लाटे का मतलब दूध होता है। वो बहुत फेमस हो रहा है। मतलब हम हर सारी दुनिया जो है वो विकास के नाम पे जितनी आगे जा रही है, वो वापस वही भारतीय पद्धति पे लौट रही है। आप चारपाई देखिए, पहले हम चारपाई पे सोते थे। हमारे यहाँ चारपाई यानी जिसको हम हमारे यहाँ मालवा की भाषा में एक खाट बोलते हैं, 500 रुपए में मिल जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूरोपियन कंट्री में 50,000 रुपए तक में बिकता है, जिसको ट्रेडिशनल इंडियन डे बेड बोलते हैं। नीम का दातुन देख लीजिए, गौमूत्र देख लीजिए। जो हम पेट की बीमारियों में, मेरे यहाँ कैंसर के भी एक पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने गौमूत्र से अपने आप कैंसर ठीक कर लिया, जिसको गुजरात से घर भेज दिया था डॉक्टरों ने। उसी को विदेशी लोगों ने 7 पेटेंट जो है वो गौमूत्र के हासिल किए हैं। इस तरीके से मुझे लगता है कि हमने अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से, प्रकृति से जुड़ना चाहिए। और जब हम उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जुड़ते हैं, तो वह हमें वरदान देती है। और जब हम उसका अपमान करते हैं तो हमें अभिशाप श्राप देती है। तो मेरा आज का जो विषय था, वो विषय केवल इतना था कि हम प्रकृति से जुड़े, पंच महाभूतों से जुड़े, और अपने परिवारों के अंदर अभी हमने रतलाम में राजस्व कॉलोनी पे जो दैनिक भास्कर प्रेस है, वहां अभी कुछ मित्रों ने मिलकर, वो मेरा नहीं है, कुछ मित्रों ने मिलकर रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुछ 20-22 किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, प्राकृतिक कृषि करते हैं। उनके पास सारी वेराइटीज तो नहीं है, पर जितनी वेराइटीज है वो वहां आती है। और वो शहर के कुछ मित्रों ने मिलकर एक दुकान की व्यवस्था करी है, और वहाँ प्राकृतिक सब्जियां वगैरह उपलब्ध है। तो ये अगर मिट्टी तत्वों से अगर हम जहर उठा रहे हैं, सब्जियों में जहर है, तो हमारी बॉडी में भी जहर जाएगा। और निश्चित है कि वो हमारे मन पे और शरीर पे वैसा ही असर करेगा। इसलिए हमने प्राकृतिक अनाज खाना है, यही मेरा निवेदन है। चूंकि जो समय दिया गया था, मुझे लग रहा है उसमें अब चर्चा सत्र भी है, तो हम इसी विषय पे अब चर्चा करेंगे। मूल विषय था पंचमहाभूतों से जुड़ना। थैंक यू सो मच पाटीदार जी। बहुत ही डीप नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और बहुत ही मतलब चिंतन आपका बहुत ही गहरा है। उसके लिए हम सब आपको बधाई देते हैं जी, धन्यवाद। आपने बहुत ही मतलब इंसान को संवेदनशील होने के लिए प्रेरित किया है कि हर चीज से इमोशनली जुड़ो। जी, विशेष करके प्रकृति के साथ। हाँ, विशेष करके प्रकृति के साथ और अन्य प्राणियों के साथ भी, हाँ। अभी मैं एक मीटिंग में सावरकर जी की बात कर रही थी, और मैं कह रही थी कि वहाँ का जो जेलर था डेविड बेरी, वो सावरकर जी को कितना त्रास देता था। तो मैं ऐसा कह रही थी कि इतना क्रूएल आदमी मैंने कभी नहीं देखा। और दूसरे ही दिन मुझे ख्याल आया कि हम चिड़ियाघर, प्राणी संग्रहालय, मतलब जू में हम उसी तरह जानवरों को त्रास देते हैं जैसा डेविड बेरी सावरकर जी को देता था। मतलब जू में रहने वाले प्राणी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो यही है कि हमको अपने अपने कर्मों की समझ होना चाहिए कि हमारे कर्म क्या कह रहे हैं। जी। मुझे एक दो मतलब काफी साल से ऐसा लग रहा है कि जू बंद हो जाना चाहिए, प्राणियों को अपने जंगलों में नेचुरली रहना चाहिए। जी। हमको किसी चिड़िया को पिंजरे में नहीं, दाना डाल दो, पानी डाल दो, वो आएंगे, खा के चले जाएंगे। जी। और इवन कुत्तों को मुझे पालने से मेरा विरोध है कि उनको क्यों बांध के रखना, उनका जीवन है दौड़ने के लिए।
जी, तो आप तो उससे भी ऊपर गए हैं। आपने जी, पानी से भी बात करने को कहा है, वायु से भी। हाँ, सूर्य, सूर्य मेरा बहुत प्रिय विषय है। मेरे जीवन का मतलब बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट विषय सूर्य ही है। जी। सूर्य स्नान पे मेरी तीसरी जो पुस्तक आ रही है वो सूर्य स्नान, दूसरी जो पुस्तक आ रही है सूर्य स्नान पे ही है। बहुत अच्छा। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नई चीज़ें आएगी आपके अनुसंधान में। हाँ, पर मुझे आपका चिंतन बहुत ही अच्छा लगा। मैं जी, आमंत्रित कर रही हूँ अनिल चिटनिस जी को। अच्छा सर। पाटीदार जी को मैं नए सब्जेक्ट को सुनकर थोड़ा अध्यात्म का भी ध्यान आता है, लेकिन प्रकृति से जुड़ो तो ये प्रकृति का भी चीज है, और अध्यात्म भी प्रकृति से ही निकला है। वो कहा, जी, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं भैया मानव शरीर भी पंच महाभूत में ही विलय होता है। जी, वो मैं पवई में रहता था, पवई में हमारे एक बॉस रहते जी, थे, तो उनके दूर स्मशान घाट था आती थी, तो वो बड़े परेशानी होते थे। बोलते हैं मैं तो पंच महाभूत में रहता हूँ, रोज मुझे वो राग जो है बारीक रूप में मेरे घर के ऊपर आती है, क्योंकि जब किसी इंसान की लाश जलती है तो वो फिर से उसी तत्वों में मिल जाता है। जी, कुछ सदगुरु ने भी बोला था कि आपको अगर किसी भी व्यक्ति को पूछा जाए कि तुम्हारे जीवन में सबसे महत्व का क्या है, जो छीन लिया जाए और आप जिंदा रह सकते, पानी ही है। मतलब सारी चीजें कोई महत्व नहीं रखती है पानी के अलावा। अब रहा ही बात हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, तो वो भी सही है। आपने अभी बोला कि अच्छा वायुमंडल हो, अगर हमारे हवा में ही खारापन हो, तो मुंबई जैसे शहरों में घरों में भी जंग लग जाती है। जी, मतलब सिर्फ हवा में खारापन आ गया। जी, और हवा में अगर गर्मास आ जाती है तो वो बहुत ज्यादा वाष्पीभवन हो जाता है, और हमारे पौधों के पत्तों के द्वारा ज्यादा श्वसन प्रक्रिया होने लगती है। हमें भी गर्मी में ज्यादा पसीना आता है तो हमारे शरीर का पानी उड़ जाता है। जी, तो ये सब हवा का कमाल रहता है। सिर्फ हवा में थोड़ी सी गर्मास आ जाए, हवा में थोड़ी जी, नमी आ जाए, हवा में नमी आ जाए तो हमें सर्दी खांसी भी हो सकती है। तो ये देखिए हवा में भी कितनी सारी चीजें थोड़ी सी अगर मिक्स हो जाए, सादा हवा में अंदर कोई पोलन आ जाए तो हमें एलर्जी हो जाती है। तो देखिए हवा से हम भी कितने सेंसिटिव रहते हैं। जी, और रही बात आपने आकाश की बात, आकाश भी बहुत सारी एनर्जी देता है। हमारे तो गुरु में आकाश को बहुत बड़ा तत्व माना गया है। दत्त गुरु का एक उसका वन ऑफ द गुरु है वो आकाश से, क्योंकि वो सब देता ही है सब देता है सूर्य की सारे बात तत्व। आपने बताई, सूर्य की बात भी हम अब देखो कितनी चीजें हैं सूर्य का भी देखो। मैं खुद इस अनुभव से गुजरा हूँ। मेरे एक जो इंदिरा डैम बनाया हुआ है, हमारे एक मित्र थे, आपके बढ़वा के अंदर ही इंजीनियर थे, वो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। उनका एक गुरु था। इंदिरा नहर का डैम जो बनाया है, आपको बताया होगा कि आज हम शिप्रा के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो ऐसी एक अच्छे संत से साक्षात्कार हुआ था, और वो उनको वहां पे बढ़वा मिले गए, और उन्होंने वहां पे उनका एक आश्रम बनाया हुआ है। तो वो काफी 107-8 साल तक जीवित रहे वो बाबा, और आज भी उनकी समाधि बनी हुई बढ़वा में जो खेड़ी घाट है। तो वो कुछ नहीं, एक थोड़ा नमक का पानी पीते थे और घंटों सूर्य की तरफ देखते थे, और वो सूर्य की सारी एनर्जी उनकी आंखों के अंदर थी। और उनके से फोटोग्राफ भी वहां पे उस मंदिर में बने हुए हैं, और काफी कुछ उन्हें साक्षात्कार हुआ है। हमारे जो इंजीनियर साहब थे, अब तो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उन्होंने काफी काम किया था। रिटायरमेंट के बाद भी नर्मदा परियोजना का भार सौंपा गया था। तो मैं कभी कभी ये सारी चीजें देखता हूँ कि हम हर चीज से जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई हमारे हमारे आज भी हम लोग सुनते हैं कि हमारे कुछ साधु महात्मा तो -डिग्री में भी जीवित रह सकते हैं, और वो बिल्कुल पहाड़ों में ऐसा रहता है। तो मुझे इससे पूरा विश्वास होता है कि हमारा शरीर ही पंच महाभूत से बना हुआ है सर, और हम इसकी तरफ आनाकानी नहीं कर सकते। हम कहीं भी मग्न हो जाते हैं। आप कभी बातचीत करके देखिए, बहुत सारी जापानी कलाएं आई है,
कई लोग पेड़ों से पूरा एम्ब्रेस हो जाते हैं, जिस तरह से अपन इंसान एक दूसरे के गले मिलते हैं, वो पेड़ों को पूरा अपने बाहों में ले लेते हैं और उसके दरख्तों पर अपना चेहरा रखते हैं, कान रखते हैं। उनको इतनी शांति मिलती है उस पेड़ से, 10-15 मिनट बाद वो जब उसको छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है किसी प्रिय व्यक्ति से आप मिलकर शांति प्राप्त किए। तो ये सारे चीजों से अगर जब तक हम लोग अनुभव नहीं लेंगे, इवन कई लोगों ने बोला है कि आप महीने में अपने फैमिली को एक ऐसी जगह ले जाए जहाँ पे पानी बह रहा हो, जहाँ पे थोड़ा सा जो पहाड़ी वगैरह एरिया हो, जानबूझकर ले जाइए। वहां पे कुछ नहीं करना है आपका, घर से टिफिन ले जाइए, वहां पे खेलिए। तो हम जितना नेचर से जुड़ेंगे हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, क्योंकि आपने जो बताया बिल्कुल, ये पंच महाभूत हमारे शरीर पे बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। और अगर आप इस तरह से नेचर से जुड़े रहेंगे तो आप कई लोग देखो काफी समय तक एनर्जिक रहते हैं। तो मैं इवन एग्रीकल्चर में भी ये जरूरी है और हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है। आपका मतलब बहुत चिंतन योग्य विषय है और निश्चित रूप से मैं इसके ऊपर कुछ हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ के भी मैं कुछ चीजें लिखूंगा। काफी मुझे कुछ पॉइंट्स मिले हैं आपके आज के चर्चा से और निश्चित रूप से मैं उसके ऊपर कुछ लिखूंगा सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद अनिल जी। मैं अपना पेड़ों से एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि पीपल के पेड़ पे सुबह जल चढ़ाना और शाम को दिया लगाना। मैं सच बताऊं कि साइंस के स्टूडेंट होने के बावजूद मुझे ये विश्वास हो गया कि पीपल के पेड़ में देवताओं का वास है। और मैंने गीता में पढ़ा था कि पेड़ों में श्रेष्ठ पीपल का पेड़ है, और मैं तब आंसर ढूंढ रही थी कि ऐसा क्यों कहा गया है, पीपल का ही पेड़ श्रेष्ठ क्यों कहा गया है। पर जब मैंने सालों साल उसकी पूजा की तब मुझे समझ में आया कि एक मतलब बहुत ही शक्ति है जो हम अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और वो पेड़ हमें कितना संबल देता है वो मैंने एक्चुअल में अनुभव किया है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि पेड़ों को एम्ब्रेस करना, गले लगाना, उसकी पूजा करना, उसको अभी पिछले 5-6 साल से मुझे बहुत अच्छा अनुभव आया है। और मैं आमंत्रित कर रही हूँ गोविंद काकानी जी को। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, पर वीडियो चला गया वीडियो चला गया। एक सेकंड रुकिए। अब आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। सुषमा जी, आज हमने एक इतने अच्छे मित्र को इस पे आमंत्रित किया। मैं उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। एक छोटे से निवेदन पे अशोक भी अपने ग्रुप से जुड़ गए, और अशोक भैया के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम रहेगा। इनका ज्ञान बहुत अफाट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और अनेक प्रकृति से जो प्रेम इनका, मैंने जब इनसे अनेक बार साक्षात्कार होता है और जब प्रकृति के बारे में बताते हैं तो मुझे लगता है कि जीवन जीने की एक ये कला है इनमें। अब हमें जो वर्तमान समय में क्या हुआ, जैसे अभी बताया कि पानी बहता हुआ देखना चाहिए, लोग पानी बहते हुए घर में पोस्टर लगा लेते हैं। जाना नहीं, काम करना नहीं, पर घर में ही अपन पोस्टर लगा लिए। प्रकृति से प्रेम नहीं करना, जैसे एक मंत्र शक्ति की बात बताई। मैं अभी ब्लड बैंक में बैठा हूँ। सुषमा जी, आप डॉक्टर हैं तो समझो ब्लड देते वक्त कोई चक्कर खा के गिरेगा, आप क्या करेंगे? आप उसको पहले बीपी देखेंगे, आप फिर उसको ग्लूकोज का पानी पिलाएंगे, ये सब करेंगे। पर सुषमा जी, मैंने अनेक साल से 1980 से ये काम कर रहा हूँ। हाथ में अभिमंत्रित करता हूँ जल को, और उसके ऊपर चेहरे पे ये किया, वो उठ के 1 सेकंड में खड़ा हो जाता है। मैं अपनी इष्ट देव को याद करता हूं और उसको अभिमंत्रित करके उससे कई बार डॉक्टर भी फेल हो गए, लेकिन वो तत्काल खड़ा हो जाता है। तो ये एक मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। एक मंत्र और मैं बताता हूं। जैसे घर से ताला लगा के जाते हैं तो उसमें एक मंत्र बोला जाता है, आदि चोर कपलस्य ब्रह्मदत्त वरस्य तत्तस्मृत चोरो विश्रांति में रहे, तो चोर कभी घर नहीं आते। ऐसे हमारे शास्त्रों में मंत्र के बारे में अनेक चीज लिखी है, और उसका हमारे जो पूर्वज वो नीचे तक नहीं दे पाए, और या जिनको दिया है वो आगे तक प्रचार कर नहीं पाए। और कुछ लोग उसमें अंधविश्वास बोलते हैं, जैसे अशोक जी ने बताया, इसको अंधविश्वास मानते हैं कि यार पानी को ऐसा नहीं है। हमारे को आज भी याद है कि सुषमा जी और हमारे पूरे साथियों, कि जब परंडे पे पानी रहते तो उसमें ऊंचे से पानी पीना मना करते थे हमारे घर के पूर्वज। बोले नहीं, उनका सम्मान करो, आप
पानी के गिलास में लो, जितना लेना है, जैसे अशोक भैया ने बोला उतना ही पानी लो, झूठा मत छोड़ो, अन्न का अनादर मत करो। ये सब चीजें हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वज हमको सिखाते थे, लेकिन उसको अज्ञानता, रूढ़िवादी इस तरह से बोल बोल के हमारे लोगों को प्रकृति प्रेम से दूर किया गया, साजिश के तहत किया गया। ये मेरा आज के इस पे कहना है। अशोक भैया, हम सब मिलकर जो ये जो चल रहे हैं, इसके माध्यम से हम वापस अपनी संस्कृति को, जो आपने बोला जैसे हल्दी, अभी इस कोरोना काल के अंदर आपने अनुभव किया होगा, भारत में सबसे ज्यादा डेथ कम क्यों हुई, जबकि जनसंख्या तो अपने यहाँ विश्व के हिसाब से बहुत ज्यादा है, तीसरा बड़ा देश है, पर डेथ इसलिए कि हमारे यहाँ हल्दी हर चीज में अपन बघार में लेते हैं, लौंग का उपयोग करते हैं, इलायची का उपयोग करते हैं, अदरक का उपयोग करते हैं, ये सब हम इम्यूनिटी बढ़ाती है, और इसके कारण हमारे यहाँ ये प्रकृति से जुड़ी हुई जो चीजें थी, इसको हमने उपयोग में लिया, दैनंदिन उपयोग में। तो आज का जो आपका पंचभूत वाला जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वायु का भी यही आ रहा है कि हम दिन भर कचरे को जला देते हैं। प्लास्टिक का उपयोग विदेशों से आया, हमने तेजी से, हमारे यहाँ तो पत्तल धोने थे, उस पे हम अपना भोजन करके वो पत्तल धोने वापस खाद बन जाते थे, तो हम प्लास्टिक लेके आए, डिस्पोजल लेके आए। तो इन सब चीजों को बंद करने के लिए एक प्रयास होना चाहिए। जल को शुद्धिकरण की बात, जल का जैसे आया, तब वो आरओ वाटर आ गया, वो सब चीज आ गया। अब जो लवण तत्व जो अंदर आते हैं जल के साथ, क्या हर जगह का पानी का नेचुरल लगेगा। राजस्थान में जाएंगे तो पानी का स्वाद अलग रहेगा, रतलाम आएंगे तो पानी का स्वाद रहेगा। मैं उसके ऊपर बताता हूँ, जैसे रतलाम की सेव बनती है, तो रतलाम की सेव अच्छी क्यों बनती है? यहाँ का कारीगर पानी भी ले गया, रसोईया खुद चले गया, सामान सब रतलाम से ले गया, उसके बाद भी इंदौर में वो पोचरी सेव रतलाम जैसी नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ की वायु, यहाँ का वातावरण, यहाँ सब चीज, उसके कारण वो सब सेव के अंदर मिठास आती है, वो टेस्ट आता है। ठीक उसी प्रकार पानी के लिए हम पानी को प्रदूषित करते गए, पानी के अंदर हम ही हमारे नदियों को खत्म कर दिया। ये एक विषय सुषमा जी, मैं कहूंगा कि अशोक भैया से एक विषय पे वापस अपन सब मिलकर बुलाएं। जल के ऊपर भी इनका बहुत अध्ययन है, क्योंकि नदियों के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है, तो जल जो विषय है उसके ऊपर भी कभी इनका हम वो लेंगे। और इतना ही सही, आज सुनकर बहुत मजा आया। सभी से प्रेम करना सीखना चाहिए। आपकी बात 100% सही है गोविंद जी। हम अशोक पाटीदार जी को बार बार बुलाएंगे, क्योंकि मुझे एक बार में पता चल गया कि इनके पास कितना बड़ा ज्ञान का महासागर है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत, मतलब बहुत ही लाइक हम जीवन कैसे जिए उसका एक बहुत प्यारा सा पाठ है। आपने मंत्रों के बारे में बोला, मैंने करीब 10-11 साल पहले उसका अनुभव पहली बार लिया था, तो तब मैं बड़ी आश्चर्य में पड़ गई थी कि एक मंत्र की मैंने माला पढ़ी और इतनी एनर्जी कहाँ से आई। तो मैंने उसका उत्तर ढूंढने के लिए न जाने कितने लोगों के पास में गई कि ये एनर्जी कहाँ से आई इतनी बड़ी। तो उत्तर मिला ना मिला, पर मुझे ये समझ में आ गया कि मंत्रों में बहुत ताकत है। सुषमा जी, इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ कि मंत्र से हम शक्ति ट्रांसफर करते हैं, और उस पेशेंट को जो चक्कर खा के गिर गया उसको ट्रांसफर, और उतना एनर्जी वापस हमको गेन करना पड़ती है। ऐसा नहीं कि दे जाओगे तो चलता जाएगा। मैं अनेक संतों का भी देखा है, जो आशीर्वाद यूं देते तो वो शक्ति उनकी ट्रांसफर होती है आपके उसमें। इसलिए कई संत दूर से कहते हैं कि पैर मत छुओ, तो क्योंकि पैर छुएंगे तो आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा, और जैसे ही आशीर्वाद देंगे तो वो तत्काल शक्ति ट्रांसफर होगी। तो ये भी उसमें बहुत सारी चीजें, ये डीप विषय है, पर मंत्र में शक्ति होती है, ये प्रत्यक्ष अनुभव में लेते हैं हम रोज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कीर्ति सेन जी, सुषमा जी ने एक और बताया कि सुषमा जी ने एक और अच्छा बताया कि हमारे हिंदुओं में एक जनेऊ होता है संस्कार, तो उसके अंदर हाथ में पल्ली में से पानी लेते हैं और केशवायन महा, नारायण महा, माधवायन महा, मतलब वो ये जो नाम लेकर वो आचमन करता है, तो उस पानी के अंदर केशव आ जाता है, महादेव आ जाता है, नारायण आ जाता है। और कई बार हम बोलते संकल्प छोड़ते हैं, मतलब कई लोग पहले क्या करते थे, ये मेरी पूरी जायदाद मैंने तुम्हें दान दे दी, तो वो एक हाथ में जरा सा पानी लेते थे और मंत्रोपचार से वो पानी, मतलब उस सारी करोड़ों की जायदाद 1 मिनट में पानी के साथ छोड़ देते थे। तो इस पानी के अंदर अभी पाटीदार जी ने बताया, इसके अंदर जैसा है वैसा उसकी ताकत आ जाती है, और वो मन से आती है। पुणे लोनावाला के पास में अभी एक नया आरओ वाटर निकला है, जो हम लोग बिस्लरी पीते हैं, उसमें है आपका वल्केनो वाटर। तो उन्होंने बोला बहुत साल पहले यहाँ पे ये वल्केनो की वजह से ये पहाड़ी आई है,
और आपको ताज्जुब होगा, उसकी एक बॉटल 70-80 रुपए की बिकती है बड़ी बड़ी होटलों में। तो वल्केनो वाटर है, जैसा सर ने बताया कि भेड़ाघाट में गिरता हुआ पानी उसके कई टुकड़ों में बट जाता है और उसके अंदर नए नए लवण आ जाते हैं। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पानी के अंदर इतनी ताकत है, मंत्रों की ताकत है, उसके लवणों की ताकत है। बहुत अच्छी चीज आपने याद दिलाई। बिल्कुल सही बात है। कीर्ति जी आप हैं, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैडम, हाँ प्रमोद मैडम। शर्मा, हाँ जी, हाँ नमस्ते। हाँ, आप हाँ, अगर अपना नमस्ते वीडियो ऑन मैडम। कर ले तो हमें बड़ी खुशी होगी। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, मैडम। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, तो काफी अच्छा आज का टॉपिक लगा, इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा मुझे आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और ये मेडिटेशन और मंत्र, उसमें मैं इंटरेस्ट रखती हूँ। तो मतलब मुझे ये लगता है कि हम लोग ना एक, हम सारे जीवित, हम लोग सारे जो हैं जीवित वस्तु जुड़े हैं, जैसे पृथ्वी भी जीवित है ना। तो हमको हमारे जीवित तत्वों को, अपने ब्रह्मांड को एक पॉजिटिव एनर्जी भेजना है ना। कि मैं स्वयं इस ग्रह पे हूँ और हर व्यक्ति और प्राणी मात्र से मैं जुड़ी हुई हूँ, है ना। और हमारा एक जिम्मेदारी, हमारी उत्तरदायित्व है कि मैं इसको, इस पृथ्वी में बदलाव रखूं, मतलब सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करूं। और ये मतलब एक समय आ गया है कि नई चेतना एक जागृत हो रही है, अवेयरनेस लोगों में बढ़ रही है कि सेव अर्थ, सेव वाटर, है ना। रिवर, रैली फॉर रिवर, लाइक सदगुरु जी आज उस पर वर्क कर रहे हैं। तो नेचर को बचाने के लिए, है ना, सेव फॉरेस्ट। तो ये सारी मुहिम अभी अभी चलने लगी है, तो अवेयरनेस लोगों की बढ़ रही है ना। तो ये हम, मतलब हम ही पृथ्वी है, हमको मानना है कि हम ही वो स्थान है जहाँ हमें परिवर्तन लाना है। हम कनेक्टेड है ना। पंच महाभूत पे जैसे टॉपिक पे भी सब लोग बोल रहे हैं, अपने अपने दे रहे हैं विचार। तो पंच महाभूत हमारा शरीर भी है, हम पृथ्वी से ही कनेक्टेड है। और मैं ही पृथ्वी हूँ और मुझे अपने अंदर परिवर्तन लाना है ना। तो ये ऐसा मान के हम चलते हैं, है ना। और जैसे आपने कहा कि पीपल का जैसे एग्जांपल दिया है, तो गीता में भी बोला गया है ना कि पीपल में मैं हूँ। कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, इवन इन पीपल में हूँ, है ना। तो कृष्णा का वास है पीपल में, है ना। और काफी अच्छा आज इंटरेस्टिंग है, नेचर से, नेचर की वजह से आप बताती हैं कि सन, विटामिन डी का इम्पोर्टेंस आपसे सिखाया है कि सूरज की रोशनी का कितना लाभ होता है हमारे शरीर पे और कितनी बीमारियां हम उससे ठीक कर सकते हैं। तो नेचर की ओर है। और म्यूजिक थेरेपी भी मैंने सुना है कि म्यूजिक भी आपके लिए, आपके इसके लिए ठीक है। तो मतलब हमको यही कि लाइफ इज रियली वेरी सिंपल, है ना। व्हाट वी गिव आउट वी गेट बैक, है ना। तो हम जो अपनी पृथ्वी को देंगे वही हमें रिटर्न मिलेगा, है ना। तो काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है आज का, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू कीर्ति। फ्रेंड्स, कीर्ति होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और ये और इनके हस्बैंड बहुत ही अच्छी जोड़ी है, बहुत नॉलेजेबल है दोनों जने। और मतलब मुझे अभी समझ में आया कि हम जिन पंच महाभूतों से बने हैं, हमें उनका तो बाहर रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। हम जिससे बने हैं उसका तो बाहर हमें रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। मतलब हम और पंच महाभूत अलग अलग नहीं हैं। प्रमोद शर्मा जी, बिल्कुल। प्रमोद शर्मा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? गुड मॉर्निंग। हाँ नमस्कार। जी, नमस्कार, बोलिए। मैं कई दिनों से थोड़ा बाहर था, कनेक्ट नहीं हो पाया, जी, बट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, 1 मंथ, ओवर वन मंथ पीरियड, आज फिर मैं कनेक्ट हुआ हूँ। पर आज का जो विषय था बहुत ही, मैंने वहां पे थ्रू ज्वाइन कर पाया बिकॉज ऑफ थोड़ा सा व्यवस्था बनी रही। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने मिस किया बहुत चीजों को, क्योंकि आज जितना भी मैंने जाना और मुझे बहुत ही अच्छा, हमारे शास्त्रों में पंच महाभूत की कथा है और जिस तरीके से बताया गया है पंच महाभूत के बारे में, वो बहुत ही विशिष्ट है। मेरा एक अनुभव ये भी रहा है कि पंच महाभूत जो है, हमारा शरीर क्योंकि पंच महाभूत से बना हुआ है, और शरीर में हमारे शरीर की स्वस्थता के लिए पांचों जो तत्व हैं, इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो जिस तरीके से वार्ता का विषय रहा और इसकी गहनता जिस तरीके से डेलिब्रेशन हुई है, उससे इसका महत्व पता चलता है। साथ ही साथ मैंने एक चीज और भी देखी कि कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले मुझे मौका मिला कि साउथ में कुछ एक हमारा घूमने का प्रोग्राम था बहुत पहले। तो वहां पर एक एक तत्व के बहुत बड़े 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 विशाल मंदिर है।
और वहां पर बताया जाता है कि एक तो बहुत विशाल है, और मैंने इतने बड़े बड़े मंदिर देखे नहीं है। मीनाक्षी टेम्पल जैसे बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, जैसे कि आकाश तत्व के लिए चिदम्बरम में है, और पृथ्वी तत्व के लिए कांजीवरम में एक अमरेश्वर है, और अग्नि तत्व के लिए अरुणाचलेश्वर है हमारे साउथ में, और इसी तरीके जम्बुकेश्वर जल तत्व के लिए है, और श्रीकालाहस्ती वायु तत्व के लिए। तो बहुत ही अच्छा है, यदि वहां जाने से पता चलता है। और अभी आज जो चर्चा हुई उससे बहुत ही यूजफुल, सभी के लिए बहुत उपयोगी है। आशा करता हूँ इसी तरीके के विषय आगे लिए जाए और हम सभी को इससे लाभ प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी का निवेदन है, अशोक पाटीदार जी को हम सुषमा जी बुलाएंगे। जी 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 सुषमा जी, अशोक जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कोरोना काल में शहर के लोग बहुत प्रभावित हुए, गांवों के लोग बहुत कम हुए, जो मेरा अनुभव मेडिकल कॉलेज में लगातार रहा। तो उसमें पंचमहाभूत का कहीं ना कहीं इफेक्ट था क्या? सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मानते हैं, वहां तो मास्क भी नहीं लगाते, पर उसके बाद भी वो लोग सेफ रहे, क्या कारण है अशोक जी? निश्चित ही शहरों की तुलना में गांव में पंचमहाभूत फ्रेश होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं। जल तत्व अच्छा होता है, वायुमंडल भी अच्छा होता है, और बाकी परिवेश का भी बहुत अध्ययन है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा एलपीजी का काम है। तो जब कोरोना काल था, कोविड-19 था, तो उस समय गैस एलपीजी डिलीवरी करने में हमें बहुत दिक्कत आती थी। कई सारे जो घरों में जाते थे तो लड़के भी भाग गए डर के मारे कि हम कैसे जाएंगे। उस समय सारे लोग यहाँ आ जाते थे, तो उस समय लाइनें लग जाती थी। जब लोग घरों की खिड़कियों से झांक रहे थे, घरों से बाहर नहीं निकलते थे, तब मैं सप्लाई कर रहा था। तो मैं उस समय मतलब ये देता हूँ, मेरी जीवन शैली ऐसी है कि मैं अग्निहोत्र करता हूँ भाई साहब, सुबह शाम। सुबह मैं करता हूँ, शाम को तो मैं खेत से लेट आ पाता हूँ अपने काम से। तो शाम को हमारे यहाँ बच्चियां है, वो अग्निहोत्र करती है। और अग्निहोत्र का परिणाम ऐसा होता है कि अग्निहोत्र में गाय का जो कंडा है, वो रोटी के आकार का कंडा होता है, पतला, वो हम घर पे बनाते हैं। और उसका एक टाइमिंग निश्चित होता है। अग्निहोत्र में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि सुबह सूर्योदय की पहली किरण धरती पे गिरेगी, उस समय आपने अग्निहोत्र के अंदर 2 आहुति डालना है ना? और शाम को 2 आहुति डालना है, बस 2 ही आहुति उसके अंदर डलती है। और उस समय उसका जो धुआं है वो वातावरण में किस तरह की पॉजिटिविटी लाता है और किस तरीके से लोगों को जोड़ता है, वो एक अद्भुत है। मतलब मुझे उसका कॉन्फिडेंस ऐसा था उस अग्निहोत्र का कि मेरे परिवेश में किसी को कोरोना नहीं होगा, मेरे यहाँ आने वाले को भी नहीं होगा, और मुझे परिवार को भी नहीं होगा। तो वो निश्चित ही मन पे और शरीर पे बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। एक उदाहरण आपको इसी का देता हूँ कि जब मैं अग्निहोत्र करता था तो घर के बाहर मेरा जो छोटा गार्डन है उसमें बैठ के अग्निहोत्र कर रहा था। तो अग्निहोत्र के समय मैंने देखा कि मेरे यहाँ एक मीठे नीम का पेड़ है, उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां उनके फूलों के ऊपर मार्च महीने में जब वो फूल फ्लॉवरिंग होती थी, उस समय उसके ऊपर बहुत सारी मधुमक्खियां आई। हेलो जी, हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ जी। तो मैंने उन मधुमक्खी के साथ संवाद किया। दीदी, आपके विषय को कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने मधुमक्खी से कहा कि आप इतनी सारी संख्या में आइए कि अगर आप एक जगह बैठ जाएगी तो आपका एक घर बन सकता है। तो मैंने उनसे कहा, आप मेरे यहाँ रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैंने उनको रहने के लिए एक पेड़ भी सुझाया, आप यहाँ रह सकती है। ऐसे बातचीत करी। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मधुमक्खी से कनेक्ट हो पाऊँ। मुझे मधुमक्खी बहुत अच्छी लगती है। मतलब मुझे एक मैंने थ्योरी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन की एक थ्योरी पढ़ी है, उसमें लिखा है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि जिस दिन धरती से मधुमक्खी इवन 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए अगर यहाँ से गायब हो गई तो धरती पे मनुष्य खत्म हो जाएगा। तब से मैं मधुमक्खी से बहुत अट्रैक्ट हूँ। मुझे लगता है कि जब हम 1 चम्मच शहद खाते हैं तो 150 मधुमक्खी भूखी मर जाती है। तो शहद खाना मेरी नजर में क्राइम है। आपको अगर आवश्यकता है तो औषधि के लिए, जितना औषधि के लिए बोला जाता है उतना लेना चाहिए, भोजन की तरह शहद नहीं खाना चाहिए। मेरे यहाँ अभी भी घर पे 2 मधुमक्खी के छत्ते हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। तो कैसे आई ये बता रहा था मैं आपको, कि मैंने उनसे कहा तो लगभग मुझे लगता है मैंने 8 से 10 दिन उनसे प्रार्थना करी आने की, और वो 10वें दिन मेरे यहाँ आकर रहने लगी। और एक नहीं, 2 आकर मेरे घर रहने लगी। जबकि आसपास के जंगल में जो देशी मधुमक्खी की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो छोटी होती है,
और इसी मधुमक्खी का प्रताप ये है कि मेरे यहाँ सारी सब्जियां, मेरी सारी जो फसलें हैं उनके उत्पादन बहुत अच्छा आता है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। मतलब मैं जितना श्रेय गौ माता को देता हूँ उससे ज्यादा श्रेय मैं मधुमक्खी को देता हूँ। अगर ये परागकण ही नहीं करेगी तो कैसे फल और फूल आएंगे। तो मुझे लगता है कि मेरे यहाँ मैंने लोगों को कहा भी है कि मधुमक्खी से शहद कोई नहीं निकालेगा। मतलब मेरे यहाँ प्रतिबंधित है। मेरे यहाँ मैं आपको गर्मी के दिनों में दिखाऊंगा सभी प्रकार के पक्षी, गोरैया पे भी मैं काम करता हूँ। गोरैया के 15-20 घर बने हैं मेरे यहाँ। और अप्रैल महीने में से लगा करके, अभी चूंकि समय कम है, अप्रैल महीने से लगा करके जब बरसात होती तब तक मोरों को खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो उस समय आप मुझे सुबह 6 बजे अगर वीडियो कॉल करेगी तो मैं आपको 25-50 मोर मेरे घर में नाचते हुए दिखाऊंगा, भोजन करते हुए, नाचते हुए, घूमते हुए। सारे जंगल के मोर मेरे घर आ जाते हैं। तो मधुमक्खी, गोरैया का 2 वर्ष पहले मेरे यहाँ एक गोरैया का जोड़ा था। अभी मेरे यहाँ 8-10 जोड़े हैं। गोरैया रहती है, परिवार सहित रहती है, उनके घर भी बने हुए हैं। वो मैंने बॉक्स बना रखे हैं, लेकिन वो इंटीरियर डेकोरेशन का काम खुद गोरैया करती है। तो ये सब करने के पीछे ये सब चीजें, मुझे लगता है कि मैं प्रकृति से कोशिश करता हूँ। मुझे गोरैया से जुड़ना तो गोरैया मुझसे जुड़ जाती है, और एक नहीं वो 5-7 जोड़ों में रहती है। मधुमक्खी से जुड़ना चाहता हूँ तो वो जुड़ जाती है। तो मुझे ये लगता है कि हर कोई जुड़ सकता है, ऐसा आवश्यक नहीं मैं जुड़ा हूँ। मैं तो बहुत गांव में रहता हूँ, तो मोटी बुद्धि का आदमी हूँ, जड़ आदमी हूँ, इसलिए बहुत समय लगता है मुझे जुड़ने में। पर आप चूंकि बहुत सेंसिटिव है, जितना आप बोल रही थी, तो आप मेरे से कई गुना तेजी से उनके साथ जुड़ सकती हैं जितना सेंसिटिव होगा। और मातृशक्ति तो वैसे ही सेंसिटिव होती है, तो वो तो बहुत ही जल्दी जुड़ सकती है। तो निश्चित ही आप ज्यादा विषय नहीं लूंगा क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। धन्यवाद। थैंक यू। मैं धर्मेंद्र नरवणे जी से बोलूंगी कि वो अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार। नमस्कार। आज अशोक पाटीदार जी ने तो मतलब सभी की आंखें खोल दी हैं कि भाई पंच महाभूत को आप स्वीकार करते हुए कृषि में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही मतलब उन्होंने ये भी बताया कि हम कृषि के अलावा भी हम जो जीवन में पंच महाभूत को अगर आत्मसात करेंगे तो उसका हमें क्या क्या फायदा होगा। हम लोग भी जो आध्यात्मिक प्रोग्राम्स में जुड़ते हैं तो उसमें भी हमें बताया जाता है कि आप वृक्षों से बात कीजिए या आप सूर्य देवता से बात कीजिए और उसका आपको जवाब भी मिलेगा। तो वो आज मुझे भी लग रहा है कि हाँ, जो अशोक जी ने भी जो अनुभव लिया है वो हम लोग भी ले चुके हैं उस आध्यात्मिक प्रोग्राम्स में। तो ये काफी मतलब सच्चा अनुभव होता है कि आप जब प्रकृति से जुड़ते हैं और पेड़ पौधों से या पशु पक्षियों से बात करते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद आता है। और उस आनंद का मतलब कोई शब्दों में वर्णन नहीं होता है। तो उसको लेते हुए अगर हम अपनी जीवन की दिनचर्या को आगे बढ़ाएंगे तो हम जरूर इस अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। तो आज जो अशोक जी ने बताया है तो उसको हम और आगे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि अशोक जी और हमें इस कृषि से संबंधित और भी विषयों पे हमारा मार्गदर्शन करते रहें। जी जी भाई साहब, धन्यवाद। जब जैसा विषय आप बताएंगे वैसा मैं उपस्थित हो जाऊंगा। जी, मैं बहुत आनंद आया। मैं अंत में श्री रामनारायण सोनी जी को आमंत्रित कर रही हूँ। सोनी जी अपने विचार व्यक्त करें। इस महती सभा को मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अशोक जी में 4 धाराएं देखी गई आज। पहली धारा तो ये कि वो पाटीदार हैं। पाटीदार मतलब पुश्तैनी कृषक, जिनकी पीढ़ियां किसानी करती आई है और जिनका कृषि जिनका धर्म है, बल्कि मुझे यहाँ कहना चाहिए कि उनका धर्म ही कृषि है। और उसमें उस पूरा जीवन जो है वो उसमें प्रयोग भी करते हैं, उससे जीवन का यापन भी करते हैं। और अन्नदाता असल में कहना चाहिए तो एक किसान ही होता है। तो मैं एक इस धारा को प्रणाम करता हूँ आपको। अशोक जी, मैं आपकी इस धारा को प्रणाम करता हूँ। जी जी, प्रणाम। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आप? नहीं, वो धारा है, ये दूसरी धारा है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
का मतलब ये है कि विद्युत है। भाई साहब मैं एक चीज ब्रह्मे कहा जाता है। मैं दर्शन का स्टूडेंट हूँ, इसलिए कहीं न कहीं से मुझे जो महसूस हुआ, मैं आपको इस धारा को प्रणाम करता हूँ। मैं भी वैसे विद्युत इंजीनियर ही हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी जो दिखाई नहीं देती, उसको 5 साल आप पढ़ते हो जी जी और उसमें पारंगत होते हो, तो मतलब ही ये होता है कि आप उस ब्रह्म को, जो निराकार है, उसको समझ पाते हो। तो ये जो आकाश तत्व है उसको भी समझ पाओगे, जो अग्नि तत्व की ऊर्जा है उसको समझ पाओगे, जो जल तत्व है जिसका प्रथम गुण शांति प्रदान करना है, धीरज और पालन करना है। लोग यूं ही नहीं कह देते कि पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है। ऐसा ही नहीं कहा है, क्योंकि वास्तव में जल ही जीवन है। और आपकी चौथी धारा को मैं इसलिए प्रणाम करता हूं कि आप दर्शन के ज्ञाता है। मेरा मतलब यह है कि आधुनिकता में विज्ञान को पढ़ने के बाद व्यक्ति ये सोचने लगता है कि ये धर्म अलग चीज है और हमारा काम अलग, दोनों चीजें अलग समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। धर्म का मतलब है हिंदू मुसलमान से बिल्कुल नहीं है। मैं आपको वेदों की वाणी में बता रहा हूँ कि धर्म का अर्थ है धृति। धृति का मतलब है धारण करना। धारण करना यानी पृथ्वी का जो मुख्य गुण आपने कहा, वो धारण करना इसलिए है कि पृथ्वी अपना धर्म कभी नहीं छोड़ती। पांचों तत्वों का समाहित करने का काम उसका है। उसको अगर पानी इस पूरी हमारे भूमंडल पर पानी है तो 1/3 तो जमीन है और 2/3 हमारा पानी है। यही हमारे शरीर की दशा है कि 1/3 तो हमारे बाकी सारे हैं और 2/3 पानी है। हमें अगर निचोड़ दिया जाए तो हम मुट्ठी भर हो जाएंगे। पानी ही पानी है। तो आपने इस जल तत्व की भी विशेषता इसमें बताई अपने उसमें। और तो ये इंडियन फिलोसफी को आप साथ में लेके चल रहे हैं कृषि के साथ में। और ये तीनों चारों धाराएं जब मिल रही हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य उपस्थित हो रहा है। आपने जहाँ तक सवाल है कि आपने जो कहा कि आप संवाद करते हैं, तो ये संवाद असल में क्या है कि आप वाणी से संवाद करते हैं। ये आपका कहना है। मेरा ये मानना है कि पहला संवाद आपका मन से होता है। जी आपने यूं ही अगर चिल्ला दिया, यूं ही कुछ बोल दिया तो उसका असर नहीं होता। तो ऐसा वेदों में कहा, ये कालिदास ने कहा है कि वागर्था विव संपर्क जी वाणी का अर्थ जो है वो उसके शब्दों में भरा है। तो वो अर्थ तब आएगा जब उसमें भाव है। अगर भाव नहीं है, आपने ईश्वर को प्रणाम किया एक रचना, तो एक रचना में कन्हैया नहीं आएगा। अगर आपने नहीं भी बोला, मरमरिंग साउंड अगर आपने कही, तो वो उससे चला आएगा। ये ऐसा मेरी एक पुस्तक है जो पहली किताब थी, उसमें वाणी के ऊपर वेदों से ये सब चीजें निकाली हुई है। और उसमें से ये बताया गया है कि हमारी जो वर्णमाला है, कंप्लीट पूरी वर्णमाला है, अ से लेकर के ज्ञ तक करके जो 52 अक्षर है, ये 52 अक्षरों में देवताओं का निवास है। और सूर्य का, जब हम सूर्याष्टक पढ़ते हैं या सूर्य के 12 नामों का उच्चारण करते हैं, तो उन 12 नामों में जो ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा उन शब्दों की नहीं है, वो ऊर्जा उन अक्षरों की है जिन अक्षर से सूर्य के नाम बने हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आपने उसमें इंक्लूड की है। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपके सबसे ज्यादा जिस चीज की तारीफ करूंगा कि आपका संवाद है। संवाद, आप प्रकृति से संवाद करते हैं, जीवों से संवाद करते हैं, परमात्मा से संवाद करते हैं, अपने आप से भी संवाद करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारी इंडियन फिलॉसफी है। हमारा हमारा पूरा जो है वसुधा हमारी कुटुंब है। वेस्टर्न लोगों के लिए, पाश्चात्य के लोगों के लिए पूरी धरती व्यापार का स्थान है,
हमारे लिए पूरी धरती एक कुटुंब है, इसलिए हम एक दूसरे का साथ इतना सोचते हैं। आदरणीय सुषमा जी ने जो बोला कि पीपल का पेड़ और सूरज, ये इनके खास विषय है और इस पे इन्होंने प्रायोगिक रूप से काम किया है। विटामिन डी और सारे विटामिन, यहाँ तक कि मैंने जो एक बार इनसे हमारी आपस में जो चर्चा हुई उस समय आपने बताया था कि सूर्य की रोशनी में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको हम अभी एनालाइज कर नहीं पाए हैं। तो वो अगर आपने नहीं किए तो करके देखें, अनुभव अपने आप, आपको किसी विज्ञान की आवश्यकता नहीं। एक बात मैंने कहीं किसी पत्रिका में पढ़ी थी कि गंगा का पानी भी H2O है, समुद्र का पानी भी H2O है, आपका ऑरो वाटर भी H2O है। गंगा का पानी सालों साल तक एक लोटे में रखा रहता तो खराब क्यों नहीं होता? क्या ऐसा है? तो एक तो लोगों ने जो कारण बताया हमारे पुराणों के हिसाब से कि हिमालय ऐसा स्थान है जहां पर हमेशा वेदों का उच्चारण चलता ही रहता है। वहां पर ऋषि, सबसे ज्यादा ऋषि जो हुए हैं वो वहां हुए। आज भी कई तपस्वी उसकी हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में मिल जाएंगे जो वहां करते रहते हैं, तपस्या करते हैं और मंत्रोच्चार करते हैं। हो सकता है उसका प्रभाव हो। दूसरा, एक यहाँ पर पूरे एक साल तक एक टीम आई थी इसमें जापान से। उसने देखा कि आखिर गंगा के पानी में ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा ऐसी कौन सी चीजें सड़ती नहीं है। उनका ये अनुभव था कि बहुत ही माइक्रोफाइंड तरीके से जो उनकी रिसर्च हुई, उस रिसर्च में उन्होंने कहा कि इसका मॉलिक्यूल जो है वो बड़ा लाइटर है और आपस में उसकी बॉन्डेज इतनी स्ट्रांग है कि वो टूटती नहीं है, उसमें कुछ दूसरी चीजें आती नहीं है। तो ये ऐसी कई रिसर्च ये अभी जो है मटेरियल साइंस कर रहा है, लेकिन हमारा अध्यात्म तो पहले से वहां तक पहुंचा हुआ है। कहने का मतलब, अगर उसको आप साथ में लेके चल रहे हैं तो आपको साधुवाद कहना चाहिए, और ना हो उसके कारण हम ना जान पाए भले ही, लेकिन वो जो परंपराएं ऋषियों ने डाल दी हैं वो परंपराएं निश्चित रूप से बिना शोधन के नहीं की गई है। ये थोड़ी देर के लिए मान लें कि घरों में जब कोई गमी हो जाती है तो वो जिस स्थान से उठाया जाता है शव को, उसके नीचे गाय के गोबर से और गौमूत्र से लीपते हैं। ये साइंस किसने भाई, हमने उसको परंपरा में ले लिया। ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण आपको गांव में मिलते हैं, और गांव को भले ही हम पिछड़ा मान लें, लेकिन वो इस परंपरा का निर्वाह करता है। तो वो और आपने अगर उनको कारण बताया कि ये इस कारण है तो बहुत अच्छा होगा। चलते चलते कुछ एक बात और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। अशोक जी, थोड़ा सा एक क्लियर करके बताएंगे आपने अभी जितना बताया, ज्यादातर ह्यूमन बॉडी के साथ उसका एप्लीकेशन ज्यादा सुनने को मिला है। ऐसा लगा मुझे कि ह्यूमन बॉडी और पूरी प्रकृति में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब करीब करीब वही है। पिंडेषु ब्रह्मांडे, यथा पिंडेषु ब्रह्मांडे। लेकिन इसका अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आप पांचों एलिमेंट्स को आप बता पाए अभी तो ठीक, नहीं तो अगले किसी एपिसोड में ये जरूर कहें कि ये वाटर का एप्लीकेशन क्या है, फिर आकाश का एप्लीकेशन क्या है, फिर अग्नि का एप्लीकेशन क्या है। जैसे आपने ऊर्जा का अभी आपने इसमें कवरेज कम किया है, तो अगले आपके एपिसोड में, चूंकि आपके पास नॉलेज है और इतने समय में आप बता नहीं सकते, यही समझ रहा हूँ, तो अगली बार हम आपसे आशा करेंगे कि आप इस तरह की चीजें हमको देंगे। जी, जितना मैं समझ पाया हूँ मैंने ये प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू सो मच सोनी जी। मैं गोविंद जी को विशेष धन्यवाद दे रही हूँ, सारे पार्टिसिपेंट्स को विशेष धन्यवाद दे रही हूँ, और बहुत धन्यवाद अशोक पाटीदार जी को दे रही हूँ। हम आपको बार बार पुनः आमंत्रित करेंगे
हम मतलब ऐसा हो गया है जैसे हम एक झरने का 1 चम्मच पानी हमको मिल गया है और हमें अभी प्यास और बढ़ गई हमारी उस मीठे पानी के। ऐसा लगता है बहुत अपनापन लग रहा है, ऐसा लग बहुत रहा अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। सुषमा जी आज पूरे एपिसोड में अशोक जी ने हाँ, माँ के दर्शन करा दिए। माँ के जो बोला ना, पृथ्वी माँ है, इसमें सब गुण है। हाँ, और इतने सारे एपिसोड के आज सब बहुत सारे दर्शन आज करने को मिल गए। नहीं, बहुत और भेद केता माता हम पुत्रो हम पृथिव्याम। जय गुरुदेव हनुमान। और पहली सुषमा जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अभी एक विद्यार्थी हूँ। मेरा जो विशेष जो मुझे सीखने के मिला है, मेरे जो गुरु है वो अनिल माधव जी दवे, वो एक पर्यावरणविद है। और मैं नर्मदा पे मैं जो 5 साल अमरकंटक जहाँ से नर्मदा निकली है और उद्गम जो भरूच है वहां तक मैं उस कार्यक्रम का प्रबंधक था। उस नाते मुझे नर्मदा जी के किनारे हर महीने अमरकंटक से भरूच जाना पड़ता था। तो मेरे जो गुरु थे अनिल दवे जी, उन्होंने मुझे एक बताई, जैसे कि पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं हूँ। मैं चूंकि सौर ऊर्जा में काम करता था, इसलिए भाई साहब मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मानते हैं। मैं MBA MSW हूँ, मैं बीच में टोकना नहीं चाहता था। दूसरा ये है कि मेरे गुरु है अनिल दवे जी, उन्होंने कहा, वो एक ही बात कहते थे जब मैं उनसे कहता था कि नदी के किनारे हमने इतने घाट साफ कर दिए, इतना प्लांटेशन कर दिया, इतनी हरियाली चुनरी लगा दी, इतने घाटों पे हम वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो कहते थे यार ये सब चलता रहेगा, तुम ये बताओ तुमने नदी संवाद किया या नहीं किया। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य होता था। मैंने कहा यहाँ पे कहाँ फंस गया यार, नदी कैसे बात करेगी। मतलब मुझे ये चीज बहुत सालों तक समझ नहीं आई, 3 सालों तक तो। लेकिन उन्होंने पूछना नहीं छोड़ा, बोले नहीं तुम नदी संवाद करो, तुम जाते हो 10 मिनट के लिए बैठो, 15 मिनट के लिए बैठो। और वो पूछते थे, बकायदा नदी संवाद किया। एक ये चीज मैंने अनिल दवे जी सीखी। और मैं जब शासकीय जॉब में था तो मेरे ADG है अभी राजेश गुप्ता जी भोपाल में, उन्होंने ट्रेनिंग के समय मुझे पेड़ों से बातचीत करना सिखाया। तो उन्होंने एक टास्क दिया कि आधे घंटे के लिए किसी पेड़ के पास जाओ और वो क्या बातचीत होती है उन दोनों के विषय मुझे आके बताओ। तो मुझे पागल लगे थे। मैंने कहा ये ADG किसने बना दिया और ये अनिल दवे मुझे परेशान करते हैं, मेरे गाँव का आदमी ठेरा खेती किसानी करने वाला। तो मेरे को बड़ा, लेकिन ये 2 चीज वो ऐसी सिखा के गए कि मैं ऋणी हूँ उनका, ऋणी हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे प्रकृति से संवाद करना सिखा दिया। उसके बल पे फिर मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ पक्षी से बातचीत हो, मधुमक्खी से बातचीत हो, ये मेरे जीवन में आया है। तो जितना मैं जानता हूँ उतना बता पाऊंगा। बेसिकली मैं अच्छे लोगों का अध्ययन करता हूँ और कुछ चीजों को प्रैक्टिकल करता हूँ। मेरा जो ज्ञान है वो वस्तुतः मेरे अंदर से नहीं उपजता है, वो मैं आधा तो प्रकृति से सीखता हूँ, आधा आपके जैसे अच्छे संतों की झूठन है मेरे पास, आप ये कह लीजिए। इसी के लिए मैं, चूंकि समय की मर्यादा है, आप मुझे अगली बार समय दीजिएगा किसी विषय को लेकर, मैं बिल्कुल बात करूंगा। थैंक यू।